आसान स्टैंडर्ड, मतलब जैसे आप बच्चे बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे बच्चे हो ना, सॉरी, ये स्टैंडर्ड बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा है। आपके एकदम ऑपोजिट है बेटे। इट इज वेरी सिंपल, वेरी गुड स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड का नाम है जी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ओ माय गॉड। AS 25। देखो बेटे, जो पूरे साल के फाइनेंशियल्स होते हैं उसको हम फाइनेंशियल ईयर, मतलब मैं अगर बोलूं फाइनल या फाइनेंशियल ईयर ही बोल सकते हैं। यू कैन से फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्ट किस पीरियड से स्टार्ट होती होगी, कहने से 1 अप्रैल टिल व्हाट टाइम, 31 मार्च। दिस इज कंप्लीट। फाइनल बोल लो, कंप्लीट बोल लो। लेकिन आप कह सकते हो if the time period is less than 12 months, oh my god, it is called interim financial। इंटरिम पीरियड भी बोल सकते हैं, ऐसे में लैंग्वेज पे नहीं जा रहा है इतना। इंटरिम क्या बोला जाएगा, 12 महीने से कम। लेकिन अगर आपका धंधा ही पहली बार शुरू कर रहे हो तो उसको फिर इंटरिम नहीं बोला जाता। जैसे अगर कोई कंपनी होगी ना जो आज इनकॉर्पोरेट हुई, आज से सेल करेगी, तो वो किस पीरियड का स्टार्ट करेंगे, कहने से फ्रॉम 15 सितंबर टिल 31 मार्च, क्या मैं उसको इंटरिम बोलूंगा? नहीं। फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपका पीरियड शॉर्टर देन 12 मंथ्स होता है उसको इंटरिम नहीं बोला जाता। तो मैं लिखवा दूंगा इट इज कॉल्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेप्ट if it is first year of operations। ओ माय गॉड। बताइए पहले, यहां तक क्लियर है? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है क्या इंडिया में, मतलब इज इट मैंडेटरी? आंसर इज AS 25 इज नॉट मैंडेटरी। AS 25 किसी कंपनी को ये नहीं बोल रहा तुम भाई 3 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का PNL बना, किसी को नहीं बोल रहा। बट if company choose to prepare interim financial statement, कंपनी बोले नहीं हम तो बनाएंगे 3 महीने का, तो भाई ऐसा है, AS 25 इज टू बी। AS 25 ये नहीं कह रहा कि तुम बनाओ, बट अगर तुम बना रहे हो तो फिर तो तुम्हें AS 25 फॉलो करना। एग्जैक्टली exactly, वो लिस्टेड कंपनीज जो होती उसके ऊपर आएगा क्या, उनके ऊपर AS 25 लग जाएगा। अब AS 25 के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट। अरे ये क्या बोल रहे हो सर? अरे बेटे, AS 25 4 चीजें बताता है। प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट। हैंड राइटिंग समझ आ रही है ना बच्चों को? प्लीज थोड़ा सा अगर समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना बेटे, मैं वैसे बता दूंगा। ये बेस्ट हैंड राइटिंग है मेरी, इधर तो इम्प्रूव और नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ बना रहे हो। आप मत भड़काओ यार, एक बार हो गया उससे गलती, ये थोड़ा ना बार बार हो। प्रेजेंटेशन, डिस
क्लोजर्स, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ये मैंने क्यों लिखवाया, ऐसे ही लिखवाया बेटे, आप भी लिख लो ऐसे ही। बताऊंगा अभी क्यों, कहाँ पे राइट टाइम आएगा। राइट टाइम आएगा बच्चे। ये नोट कर लिया बच्चों ने? खत्म कर दूंगा अभी, जैसे तुम बोलोगे ना सर, अब खत्म कर दो, खत्म कर दो। चलिए हटा दो इसको, अब फाइल खोलते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए बेटे, लिख लो बच्चे। टेस्ट कब से है आप लोग का? 5 तारीख को जीएसटी पर, उससे पहले एफएम है ना? एफएम का फुल कोर्स है ना? कितने बच्चे दे रहे हैं फुल कोर्स टेस्ट एफएम का? हाफ ही देगा तू? इधर, इधर आप नहीं दे रहे बैंक साहब, क्यों? और सिद्धार्थ टेस्ट देगा ना एफएम का? चॉइस क्या है? हाँ बिल्कुल देना चाहिए यार, टेस्ट नहीं दोगे तो कैसे? हाँ भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस गिरा दिया तूने। पता है सुबह सेम मेरी भी नहीं, अच्छा बट परमीत जी, अच्छा बट सर कह रही है नोट बनाता रहेगा। नहीं पर ये दिमाग से तेज है। अभी कुछ बना ही नहीं था अभी, रोक दिया तूने। सर पीडीएफ बोल रहे थे अभी नोट कर रहे हैं बच्चे। क्या कह रहे थे अकम जी, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहा था, दोनों देगा और क्लियर भी करेगा और रैंक भी आएगी। सही बोल रहा हूँ ना? तू ही तो बन था वो। चलिए कर लिया नोट। रैंक लानी है बच्चे इस बार। हाँ मई में तो आ जाएगी। बाइक रेसिंग आईसीआई शुरू करेगा, रैंक लगेगा। चलिए लिख लिया बच्चों ने? ओ माय गॉड बेटे, मैंने नोट्स बनाया सुबह सुबह, पता है आपको? 4 बजे उठ गए, नहीं 4 बजे तुम्हारे उसमें आया था, 4:30 बनाए थे मैंने। जे के बाद के, एल से पहले के। यार ये मेरे से डाउट पूछता रहता है, और बच्चों के डाउट मेरे को फोन करके पूछता। हाँ अरे सर वो बात, जे से पहले कौन आता? अरे सर सर मैं नहीं पूछ रहा, कह रहा कि सर मेरे डाउट बताओ ना, बताओ ये डाउट जरूर बताओ, ये के बाद ये। अरे यही में डाउट पूछ रहा है, डाउट से पूछना, आप ऐसा डाउट पूछ लोगे, गलत बात है। मैंने कहा किसके डाउट है, कह रहे सर फैमिली से है कोई। फैमिली सर आई आई क्या कर रहा है सच बता दिया तो ऐसे हो गया। नहीं ऐसे कुछ नहीं। चलिए अब एक बार देखिएगा बच्चे। ओ वीडियो पढ़ते जाना बच्चे, एक बार इसको लिखना नहीं है, थ्योरेटिकल है, अच्छे क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल करने पर थोड़ा रीडिंग आएगा अभी। अच्छा एक बात, हाँ ठीक है पढ़ लो एक बार।
मैंडेटरी तो नहीं है। आपको क्या लग रहा है 3 महीने में पूरी उतनी इलाबोरेटेड प्रेजेंटेशन रिकॉग्निशन हो सकता है? नहीं। ठीक है, ये बस क्या है कि भाई टाइमली हर 3 महीने बाद कुछ पता ही लग जाए, वही अपने में बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी कंपनी का। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको कंप्लीट नहीं बताना है। ठीक है, इट सेट्स द मिनिमम जो भी आपका प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो उस पर वो चीज। ठीक है, टाइमली एंड रिलायबल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्रूव्स द एबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर क्रेडिटर्स टू टेक अ गुड डिसीजन अबाउट द फाइनेंशियल लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। एग्जैक्टली 3 महीने में लिस्टेड कंपनी तभी टाइमली देती है कि भाई एक साल बाद सीधा ही आप कोई फ्रॉड बता दोगे पब्लिक ना, भाई हर 3 महीने में ऑडिट भी होता है बेटे। लिस्टेड कंपनी का ये नहीं है सिर्फ रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, पब्लिक तक जा रहा है तो हर 3 महीने में ऑडिट होता है। जो क्लोजिंग आप सुनते हो ना कि सर क्लोजिंग में क्या टाइम लगता है, क्लोजिंग में यही होता है, हर महीने भी क्लोज होता है और क्वार्टर का क्लोज ऑडिट के साथ होता है। उस पर चारों को कंसोलिडेट ही करेगा एक साल में, वो 4 क्वार्टर तो आईडी करेगा। लेकिन इसमें बहुत एडजस्टमेंट होती है, बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे झमेले होते हैं, समझ रहे हो? एक बार फिर से बोल। क्वार्टरली टैक्स ऑडिट कोई नहीं करा रहा, स्टैट ऑडिट होती है और वो लिस्टेड कंपनी पे होती है, क्योंकि सेबी ने बोला हुआ है मेरे यहाँ लिस्ट कराओगे तो तुम्हें हर 3 महीने का क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश करना पड़ेगा। कोई प्राइवेट कंपनी को कोई जरूरत नहीं है कराने की, पब्लिक वाले को कोई जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट योर, आपकी कंपनी अगर लिस्टेड है तो एक क्लॉज 41 है जो आएगा आपके लिए मैंडेटरी है, यू हैव टू पब्लिश द रिजल्ट रिपोर्ट। समझ रहे? कोई टैक्स ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, कुछ नहीं, टैक्स ऑडिट आखिरी में ही होती है। समझ रहे? कह सकते हैं बिल्कुल मैंडेटरी है, क्योंकि उनको 3 महीने का रिजल्ट पब्लिश करना है और वो पब्लिश करेंगे तो उनको S25 फॉलो करना। ठीक है, अभी इस पे और डेवलपमेंट आएगी थोड़ी सी। इंटरिम पीरियड का मतलब क्या लिखा है बच्चे? लिख लो मेरे हिसाब से, बीच बीच में लिख लिख के चलेंगे बेटे। इंटरिम पीरियड है शॉर्टर देन फुल ईयर एंड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है? इट इज अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग कंप्लीट सेट या फिर कंडेंस्ड फाइनेंशियल। देखो ये आपके ऊपर है, इफ यू वांट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब मैं तो भाई 3 महीने पूरा डिटेल दे रहा हूं, आपके ऊपर है। AS25 अलाउज यू कंडेंस्ड फाइनेंशियल, मतलब इसके अंदर पूरा डेटा नहीं होता, व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंस्ड से बता दूंगा। तो आपकी चॉइस है, आप उस 3 महीने में अच्छे जो भी इंटरम पीरियड है, इफ यू वांट कंप्लीट आप कंप्लीट डेटा दे दीजिए, इफ यू वांट कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो भी दे सकते हैं। इसको नोट कर लेना बच्चे। हाँ जी, और नहीं नीचे वाला मैंने समझा दिया था, बस ऊपर वाले दो डेफिनेशन। और मतलब उसमें कीवर्ड क्या है कि तुम्हें थोड़ा सा कंप्लीट पता लग जाए और कंडेंस पता लगे। कंडेंस के अंदर मतलब नोट्स को हम नहीं देने, सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग जो फेस ऑफ बैलेंस शीट है। एग्जैक्ट वही चीज। लिख लिए बच्चे? ओके, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट भी लिख लेना बच्चों। ठीक है जी। हाँ हाँ, दो नीचे अंडरलाइन वाला था ना, वो था वो जो अगर कोई न्यू कंपनी बने
तो जैसे 6 महीने 8 महीने क्या उसको मैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोल दूंगा? नहीं। ठीक है, कंपनी अगर आज इनकॉर्पोरेट हो, सो इज दैट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट? नो, इट्स नॉट इंटर। क्लियर है जी? आइए। हाँ। Oops, हो गया। वैसे कंटेंट में भी ऐसा कोई लिखना नहीं है, कोई लाइन अगर जरूरी होगी तो देखेंगे। ये देखो क्या बोल रहा है। एक क्या था हमारा, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या लिखा था उसमें इंटर में, या तो कंप्लीट दे दो या क्या दे दो, कंटेंस। ठीक है, हमें एक बेसिक लेवल पे जानना है। तो कंप्लीट का क्या कह रहा है? बैलेंस शीट होना चाहिए, P&L, कैश फ्लो एंड नोट्स, including those related to accounting policy, other statement, explanation material that are integral part of financial। ज्यादा कोई लंबी बात नहीं। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट, सारा का सारा क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। मुद्दे की बात ये होगा। अब वो ये कह रहे हैं भाई देखो, टाइमलीनेस की वजह से हमें कुछ रिडक्शन तो करना पड़ेगा ना डेटा में, इतनी जल्दी तो सारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो कंडेंस के अंदर क्या क्या है बच्चे देखेंगे। देयरफॉर दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एज अ मिनिमम, ये स्टैंडर्ड कह रहा है भाई कम से कम ये बता देना अगर ये लग जाए स्टैंडर्ड, अ सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, आपको नोट्स अकाउंट्स ऐसे देने की सारी की सारी जरूरत नहीं है। आपको बैलेंस शीट के अंदर जैसे हेडिंग और सब हेडिंग होता था ना, उसका अमाउंट आपने दे दिया, वो भी सफिशिएंट। थोड़ा बहुत जो मटेरियल आइटम है उसके आपने नोट्स अकाउंट दे दिए, बट हम आपके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शन है पूरे नोट्स अकाउंट्स क्यों नहीं दिए, ये सारी बातें नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसके आगे भी रीड करूंगा तो कंडेंस क्या कह रहा है कि भाई न्यू एक्टिविटी बता दो। बस ये पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना आपने, बस आपको समझ आना चाहिए। वो ये कह रहे कि बाय एनी चांस में हम ये नहीं कह रहे कि तुम अगर प्रेजेंट कर सकते हो ज्यादा तो तुम प्रेजेंट कर लो, लेकिन एक मिनिमम बेंचमार्क कर दिया कि भाई इतना तो दिखाई दे। ठीक है, अब उसमें क्या क्या आ रहा है उस पर हमारा कोई एनालिसिस हमें नहीं, ना बड़ा धंधा है क्या रेलिवेंट क्या चीज। ठीक है, न्यू एक्टिविटीज बता दी, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम है वो बता दिया, पॉलिसी चेंज के बता दिए। ठीक है, तो उस तरीके से चलता, ये पढ़ना अब इसके। हाँ बिल्कुल, सिर्फ वर्ड फेमिलियर होना था, कंप्लीट और कंडेंस्ड। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? अब एक चीज समझिएगा, ये सब कुछ नहीं है फॉर्म एंड कंटेंट एक्सपेंसिव, ये सब कुछ नहीं करना आपने, नीचे के क्वेश्चन में आ जाएगा। अब मुद्दे की बात ये हुआ भाई कि सर P&L अगर अभी बन रहा है मुझे बताना है, तो हम लोग आपको जैसे पता है जो कंप्लीट ईयर होता है, मान लो अभी भी जो साल खत्म हुआ कौन सा हो, 24-25, तो कंपेरेटिव कैसे होता है, 23-24 हो जाता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही क्वार्टर का रिजल्ट इसके हिसाब से पब्लिश करूंगा तो कंपेरेटिव देना होगा, बिल्कुल देना होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं भी कितने क्वार्टर खत्म हो गए? Q1 एंड Q2, टू खत्म हो गया है, चल रहा है ना? सो लेट सपोज अभी टू खत्म होगा ना, तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई अब हम बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करें। Q1 तो खत्म हो गया, रिपोर्टिंग हो गई होगी। ठीक है, Q2 की क्या कह रहे हैं कि अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो करंट पीरियड क्या होगा, एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड। इसका मतलब अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो कौन सी डेट की बनेगी बच्चों? 30/9/25। जब दिसंबर खत्म हो रहा होगा तब कब तक की बनेगी? 31 दिसंबर की। जैसे जब साल खत्म होता है तुम 31 मार्च की बनाते हो ना, तो क्वार्टर खत्म हो रहा है तो उस दिन तक की बनाओ ना। यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये है कि इसी का कंपेरेटिव डेटा भी बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा तभी एनालिसिस हो पाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, एंड ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ना, आप बता दो क्या मतलब है इसका। इससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड कहने का मतलब है 31/3/25। मैं 30/9 नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपका Q1 खत्म होता तो आप एक तो क्या बनाते, 30 जून 25, और कंपेरेटिव वाली क्या बनती, 31 मार्च 25।
अगला क्वार्टर खत्म हुआ तो 30/9/25, और वो वाली 31 मार्च 25। अगला क्वार्टर होता है तो 31 दिसंबर 25, और वो एक भाई वो तो फिक्स हो गई ना भाई, जो साल खत्म हुआ ये तो फिक्स्ड है, और ये क्वार्टर बढ़ता जाएगा तो होता जाएगा। उस दिन तक का ये था तो तेरा कितना बढ़ गया कितना हुआ उससे, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग कि तू पिछले साल तेरी बैलेंस शीट में जस्ट एक साल पहले क्या एसेट थे और अभी मैं ये देख रहा हूँ लास्ट ईयर के एंड में तेरे पास क्या एसेट है, और 6 महीने बाद एसेट बढ़ गया अपन, समझ रहे। अगर एज अ आप एक इन्वेस्टर है, आप कहोगे नहीं सर मुझे 3-4 लाइन आइटम में और समझाओ, तो मैं तेरे को बैकएंड पे इंटरप्रिटेशन करके दे दूंगा। ऐसा नहीं माना गया तभी इन्होंने वो फॉर्मेट बनाया, समझ रहे। बताइए क्लियर है बच्चे, यहां तक क्लियर है, बैलेंस शीट का क्लियर है, ये लिखना भी होगा अभी हमने। अब आते हैं एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, देखिएगा एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या कह रहा है। करंट इंटरिम पीरियड, करंट इंटरिम पीरियड का मतलब जो भी अभी ये वाला पीरियड चल रहा है दैट इज Q2। तो आप समझिएगा एक तो क्या हो गया बच्चे, Q2 में कहां से कहां तक हो जाएगा, अभी कौन सा चल रहा है, 1 जुलाई से क्वार्टर स्टार्ट हुआ, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, दिस इज करंट। दूसरा क्या कह रहे हैं, क्यूमुलेटिव फॉर ईयर टू डेट। अभी मैं करंट में ही हूं, अभी मैं कंपेरेटिव की बात नहीं कर रहा। तो एक तो आपको ये बताना है, और दूसरा क्या बताना है, 1 अप्रैल से लेके 30/9, यानी कि मेरे इस क्वार्टर की सेल, और फिर एट द सेम टाइम में दोनों क्वार्टर की टोटल सेल भी दिखा। ये समझ आया पहले, ठीक है। और अभी मैं कंपेरेटिव पे नहीं गया हूं, अगर मेरा Q3 खत्म होगा तो मुझे Q3 की भी सेल दिखानी है, और तीनों क्वार्टर की मिलाकर भी सेल। Q4 खत्म होगा तो चलो वो तो हाँ ठीक है, तो फोर्थ खत्म होगा तो क्या दिखाऊंगा, Q4 की सेल और पूरे साल की सेल भी दिख जाए, 1 2 3 4 हो चुका। अब मैं कंपेरेटिव क्या करूं, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड, यानी कि वो कह रहा है सेम 1/7 से लेके 30/9 पिछले साल का, एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएट प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, सेम वाली बात। ईयर टू डेट का मतलब वही 1/4 से लेके 30/9, यानी कि आपको करंट समझना है सिर्फ, करंट में जो क्वार्टर चल रहा है उसकी सेल, और जितने कंप्लीट हो गए उसकी सेल, और सेम उसी पीरियड का पिछले साल का, पिछले साल उसी क्वार्टर का, और पिछले साल तक की कितनी सेल। कहिए क्लियर है बच्चे, अभी आएगा ये और लिख लेंगे इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यूमुलेटिव फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, हाँ ये वाला, ये करंट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का है। तो यहाँ पे जो भी साल डालोगे वो पीछे वाला हो जाएगा। मान ले अगर ये 25 है तो ये सारे तेरे 24 के। कैश फ्लो का क्या बोल रहे हैं, क्यूमुलेटिव फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट। इसका मतलब अगर अभी मैं 1/4 से शुरू करूंगा तो अभी कहां तक खत्म हुआ मेरा, 30/9 तक। और कंपेरेबल ईयर टू डेट, यानी कि वर्सेस, या इधर ही लिख दूं सेम, 1/4 से लेके 30। ठीक है बच्चे, पीएनएल के अंदर मतलब आपको पेपर में ये आ सकता, ठीक है, ऐसे केस स्टडी आ जाएगी, और नीचे आपको एमसीक्यू में लिख देगा कि पीएनएल इस पीरियड के बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, समझ रहे हो? पहले बताइए यहां तक क्लियर है। कैश फ्लो का सिंपल है, कैश फ्लो तेरा अभी अभी कितने महीने खत्म हो गए, 6 महीने खत्म हो गए, 6 महीने का कैश फ्लो, पिछले साल का भी 6 महीने का कैश। बैलेंस शीट भी सिंपल था, बैलेंस शीट था 31 अभी तक जो खत्म हो गया 30/9, और उसका तो लास्ट डे था। आपको याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार लिख लोगे तो सही रहेगा ना। देख पीएनएल का अगर मैं देखो बोलूं, मान ले ये तेरा अभी अभी जो साल खत्म हो गया वो कौन सा था, 23-24। हाँ एक तो 23-24, और ये हो गया 24-25 जो खत्म हो, Q1 Q2 Q3 4, Q1 2 3।
अब अगर मैं देखो बोलूं कि अभी हम जस्ट Q2 खत्म करने वाले हैं, तो पहले मैं अगर करंट ईयर की बात करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं मुझे करंट ईयर में Q1 तो रिपोर्ट करना ही करना है। Q1 रिपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ बच्चे, एक जुलाई 25 से लेके, नहीं, हाँ 24 से लेके, क्या लिखू डेट, बोलो ना। हाँ 30/9 को। भाई इस क्वार्टर की तो सेल बता, इस क्वार्टर का तो प्रॉफिट बता, और दूसरा क्या था, अभी तक जितने क्वार्टर निकल गए उसका टोटल भी बता दे। 30/9/24। ठीक है बच्चे। और मुझे क्या बताना होगा, एक और चीज, 1 अप्रैल 24 से लेके 30/9/20, क्योंकि वही तो कंप्लीट हुआ है मेरे। यहां तक क्लियर है। अब इसके कंपैरिजन में मुझे पिछले साल का क्या बताना पड़ेगा, सेम, जो Q1 24-25 का है वही अब मैं प्रीसीडिंग ईयर का, यानी कि 1/7/23 से लेके 30/9/23, और 1/4/23 लेके 30/9/23। क्लियर है जी, बताइए क्लियर है ना। ये लिखना सही रहेगा, पहले लिखोगे या पहले खत्म कर दो पूरा, लिख लीजिए, लिख लीजिए, एब्जॉर्ब हो जाए। मैं इसमें ना थोड़ा सा एग्जाम्पल और ऐसे लिख देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अभी Q2 ओवर हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, हमारा Q2 ओवर हो गया मतलब टेक्निकली। हाँ, पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंटेड। तो अगर Q2 ओवर हो गया, एंड ऑफ करंट यानी कि 30/9, 30/9/25, और 31 मार्च, पीएनएल का नीचे बनी गया। और कैश फ्लो का तो बहुत ही आसान था, और वो बना देता हूँ। कैश फ्लो का 1/4/25 से लेके 30/9/25, ये हो गया करंट ईयर। और कंपेरेटिव का हो जाएगा 1/4/23 से लेके 30/9/23। चलिए ये लिख लीजिए बच्चे। लिख लिया।
व्हाट्सएप कर देगा। हाँ हाँ जी। हाँ पीएनएल का नीचे वाला बना लेना, सही बन गया ना ये, है ना। सर हाँ जी। है तो सर पीएनएल वाला एग्जाम्पल किधर है? ये रहनी सुदस। अच्छा, ये टाइमलाइन जो है। हाँ हाँ। जूम। ओके सर। कंपेरेटिव। ओके, आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। जी दे रही हो तुम बेटा, 2-4 पेज भर दे देते लिख लिख के। छोटी नोटबुक बोल के ऐसे कर रहा है, इतनी बड़ी नोटबुक ये छोटी नोटबुक है, और छोटा करता था। हाँ गुड, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी ओके बाय। कौन सा वाला मैडम? ये इधर, इधर एक तो आपका ये पीएनएल का था, इधर ही आ गए सब बच्चे। ठीक है, तो करंट ईयर का एक तो बच्चे, एक तो आपका करंट क्वार्टर का हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ये वाली रिपोर्टिंग हो गई, तो 1 जुलाई टू 30/9। और दूसरा क्या हो गया, अभी मैं करंट पर ही हूं, दूसरा क्या हो जाएगा, Q1 and 2 टोटल। ठीक है ना। और जो कंपेरेटिव है, अगर मैं कंपेरेटिव की बात करूं, तो एक तो हो जाएगा आपका Q2 कंपेरेटिव हो गया, और ये वाला कंपेरेटिव हो गया। किसके? एएस की जो इलस्ट्रेशन आ रही है ना आपके बीच में, और जो नीचे क्वेश्चन वही कर रहे हैं। एक बार फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हो तो मैं थोड़ा रीड करा, लेकिन तुम्हें खुद ही जजमेंट बैठ जाएगी कि सर ये तो बहुत ज्यादा लिख रहे हैं जैसे, और उसके ऊपर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपको वो ऐसा कोई वो नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रहे, वो जब तुम पढ़ रहे हो तुम्हें रिलेट हो रहा है, सही है, कोई नई बात और करने की जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कर एंड एमसीक्यूज। बताइए यहां तक क्लियर है? हो गया बच्चों का? ओके, आओ बेटे आओ। देखो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड को इतना बड़ा नहीं है, मैं फ्लो से एक बार बोलूंगा समझना। देखो भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोल रही है? सिंसियर कॉरपोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। सीजनल का मतलब किसी साल में सेल हो रही है। एक बात बताइए, आप समर के लिए जो कपड़े हैं, अगर उसका सिर्फ वही काम है तो उसका सीजनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, दिवाली के लिए कोई सामान बेचता है सिर्फ, तो सीजनल प्रोडक्ट हो गया। हमें उसके अंदर नहीं जाना है, जनरल बात है।
सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज, पहले क्वार्टर में आप टोटल सेल कितनी कर पाते हो अपने पूरे साल की सेल की? 10%। सेकेंड क्वार्टर में, थर्ड में 60 और फोर्थ में, तो क्लियर दिख रहा है चौथे क्वार्टर में आप काफी अच्छी सेल कर पा रहे हैं, है जी। थर्ड क्वार्टर, थर्ड ही बोला मैंने। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वार्टर वन एंडेड इज एज फॉलो, आपने सेल्स कितने की करी पहले क्वार्टर में? ओ माय गॉड, और खर्चा कितने का? ओहो, कितना खर्चा हो गया भाई? ओ माय गॉड, तो क्वार्टर वन का ऐसी प्रॉफिट पूछ रहा हूँ मोटा मोटी 8 करोड़। लेकिन देखो ये क्या सोच रहे हैं, while preparing the financial report for the first quarter, Sincere Corporation want to defer 10 करोड़ expenditure to third quarter। वो कह रहा है भाई 10 करोड़ का खर्चा भी रिकॉर्ड मत कर, तीसरे में शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे में सेल ज्यादा होगी तो खर्चा तब दिखा देंगे। मुझे बताइए क्या सही है क्या? ये सही नहीं है। एक्सपेंसेस एंड इनकम आप तभी बुक करेंगे व्हेन इट इज इनकर्ड फर्स्ट थिंग। सुनिएगा ध्यान से, पूरी बात तो हुई नहीं है, पूरी बात तो बिल्कुल मैं समझ गया कि अगर वो खर्चे की वजह से सेल आगे हो रही है, ठीक है, तो आप वही कह रहे हैं। आप सुनिएगा, एक फर्स्ट इंस्टेंस, एक्सपेंसेस विल बी बुक्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। खर्चा अगर आज हो रहा है, ठीक है, तो आज ही लगेगा, चाहे उसका बेनिफिट मुझे आगे मिल रहा है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ही श्योरिटी से उस खर्चे को एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, श्योरिटी का मतलब ये होता है सर मुझे कंफर्म्ड है इस खर्चे से रेवेन्यू यहां आ रहा है, तो ही आप ये चीज करेंगे। या अगर आपके पास रेवेन्यू भी आ रहा है, एकदम से पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट का पैसा एक साथ आ रहा है, वो रहा है, अगर आप बहुत सर्टेनिटी से एलोकेट कर सकते हैं, तो आप करेंगे प्राइमा फेसी, प्राइमा मतलब इनिशियल लेवल पर आप क्या करेंगे जब खर्चा हो रहा है तभी। ठीक है जी, आपका ये कहना ठीक है सर, अगर ये खर्चा जो मैंने सैलरी का करा है, ये मेरी सैलरी मेजरली मार्केटिंग टीम के बोनसेस है, जो जब वो सेल करते हैं तब मिलते हैं, वो तो कहानी तो खत्म ही नहीं हो सकती। पर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप समझिए, on the argument that third quarter is having more sale, therefore third quarter should be debited by more expenditure, considering the seasonality of the business, uniform throughout all the quarters, calculate। तो मुद्दे की बात ये है, आप ये जब सारा बनाएंगे कितने रुपए आ रहा है आपका प्रॉफिट? 8 करोड़। अभी लाइन पढ़ लीजिए और खत्म हो जाएगा फिर बात। बिल्कुल आप कर सकते हैं मैडम, लॉजिक बिल्कुल जा सकते हैं, बट एग्जाम पर्पस के लिए अभी आप वो चीज नहीं लिखोगे, आप यही लिखोगे अगर सिर्फ इतना ही पेज दिया हुआ है, दैट इट शुड बी बुक नेगेटिवली इन रियल सेंस डेफिनेट। अगर मैं खर्चा भी कर रहा हूँ उसका सेल वहां आ रही है, तो इट्स बेटर कि मैं वहां करूँ। हो गए बच्चे, अगले बार आते हैं। दी अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर। ओहो, ध्यान से देखना बेटे, फटाफट अभी क्वेश्चन करा दूंगा सारे। क्या आप मुझे बता सकते हैं अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? एंड इट मेक्स अस रिपोर्ट क्वार्टरली, हाउएवर फॉर द टैक्स, टैक्स के लिए हर साल हर बार प्रीवियस ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च। फॉर दी अकाउंटिंग ईयर 1/10 से लेके 30/9, मतलब वो कह रहा था ना 1/10 से 30/9 अकाउंटिंग ईयर है ना आपका, मतलब क्वार्टरली इनकम है एज अंडर। तो पहला क्वार्टर जो खत्म होगा, आप समझ रहे हो, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, देन 1 जनवरी 11 से लेके 31 मार्च 11, 1 अप्रैल 11 से लेके 30 जून 11, और 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 11 से लेके 30/9/11। क्या मैं कह सकता हूँ ये आपको आपकी इनकम दी हुई? ठीक है जी। एवरेज एक्चुअल रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 तक 20%, एंड फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 30%। कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर द क्वार्टर। अब आप मुझे बताइए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आपको आंसर दिखाऊंगा। पहले आप, हो सकता है डेट मैंने टेढ़ी मेढ़ी को लिख दी हो, उसको आप एक बार के लिए इग्नोर करिए, इतना आसान है कि आप ही रीड करके करेंगे। मुझे बता दो मेरा टैक्स रेट कितना है किस पीरियड तक? 31 मार्च 21 तक। लेकिन 31 मार्च 21 से आगे भी तो कहानी जारी है। 31 मार्च 21 बोल लो, 11 बोल लो, जो बोलना बोल लो, 31 मार्च 21 तक टैक्स रेट क्या है? और उसके बाद
इसका मतलब 31 मार्च 21 तक कितने क्वार्टर आ रहे हैं मेरे, और उससे आगे के कौन से क्वार्टर है, ये दो, इस पे कितना रेट हो गया, और आगे वाले पे आंसर देख लीजिए। वो कह रहे हर क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस बता दो, क्या बताना है इसमें, क्वार्टर का प्रॉफिट दे रखा है, रेट से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं कर रहा मेरे पास, कुछ भी नहीं है बेटे, समझ आ गया बच्चों को, कुछ भी नहीं है इसमें, समझ आ गया है ना। इलस्ट्रेशन 3 में आपकी ऑब्जर्वेशन जानेंगे, आप क्या कहते हैं। अकाउंटेंट शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर। अच्छा जी, Q3 का प्रॉफिट कितने का है बच्चे, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग, मतलब ये खर्चों ने लिए हैं, बैड डेट्स 40,000, 50% ऑफ द बैड डेट्स हैव बीन डेफर्ड टू नेक्स्ट क्वार्टर, इज इट करेक्ट। तो मैं क्या करूं, एड बैक या माइनस, मैंने जो 7,20 के प्रॉफिट है कितने बैड डेट माइनस करे हुए हैं? अरे छोड़ना, आराम से पढ़िए आप, 20,000 माइनस होगा, और 40,000 के बैड डेट है, 20,000 को उसने डेफर कर दिया, क्यों कर दिया डेफर, 20 और माइनस करेगा तो 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आया आपको ये। अगला बताइए। हाँ तो कहाँ करा मैंने, अगर उसने कर दिया तो इसलिए तो माइनस कर दिया उसी क्वार्टर में। एक बार आप लैंग्वेज भी पढ़ लीजिए, यहां तक पढ़िएगा पहले, क्लियर है, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं बच्चे, तो हो गया तो हो गया भाई, बाइफरकेट नहीं करूंगा मैं, जिस क्वार्टर में नुकसान हुआ है नॉर्मल वे से उसी साल में बुक कर दूंगा। आगे क्या बोल रहे हैं, ये आंसर देखिए, करेक्ट, ठीक है जी। अगला देखिएगा, मेथड बदला, डिप्रिसिएशन और लगी 45,000, तो तीसरे में ही कर दिया, सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, कोई बाइफरकेशन नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं, रिकॉग्निशन इज इन ट्यून हेंस नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो मोटा मोटी सिर्फ 20,000 की एडजस्टमेंट हुई और आपका प्रॉफिट 7 लाख आ गया। सर जिस साल में तूने चेंज करा, तूने उस साल में इम्पैक्ट एनालाइज करा, उस साल में डिप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। सर हाँ दोस्त, से एक बार फर्स्ट पॉइंट फिर से समझा दो, वो डेफर्ड वाला। एक बात बता, तेरे प्रॉफिट्स कितने के, 7,20,000, यस सर। आपके एक्चुअल बैड डेट्स है 40,000, बट यू हैव डिफर्ड 50%, दैट मीन्स तूने सिर्फ और सिर्फ 20,000 माइनस करे, यानी कि इस 7,20 में से ऑलरेडी 20,000 माइनस हो चुका है, पर क्या और 20,000 भी माइनस नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे, तो 7 लाख आ जाएगा ना। तो जो डेफर किया भी है वो भी डिडक्ट होगा। हाँ, ओके सर। अगला क्वेश्चन पढ़ना बच्चे, मैं नहीं कराऊंगा, एक बार फटाफट बोलूं मैं इसको, सीजनल प्रोडक्ट, क्वार्टर की सेल दे रखी है, ध्यान से सुनिएगा, सेम पैटर्न पर है, सेल्स दे रखी है, खर्चे दे रखे हैं, और वो कह रहा है भाई डेफर कर दो 21 करोड़ को, क्यों कर देंगे डेफर, सारी बातें भाई लिखी हुई। अब आप इस लैंग्वेज को पढ़ लीजिए, as per AS 28, cost should be anticipated or deferred when it is appropriate to anticipate that time at the end, and costs are incurred unevenly during the financial year. Incurred evenly होना चाहिए था, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ लो सर, कुछ नहीं। अगर आप एकदम सर्टेन हो सर मेरा एक्सपेंस एलोकेशन है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं मैं किसी चीज की सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ जस्ट डायल में, ठीक है, मैंने बोला भाई पूरे साल का पैकेज बता, उसने कहा 1,20,000, मैंने अभी दे दिए 1,20, डू यू थिंक इट्स लॉजिकल कि मैं इसी क्वार्टर में बुक करूंगा, जब वो टाइम बेसिस पे है, तो टाइम पर होना चाहिए, इट मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन आपको ऐसे पेपर में इतना उतना डिटेल वैसे नहीं पूछा जाए, यही वाले पूछे। क्लियर है बच्चे, अगर आपको क्लियर है ना,
एक आपको थर्ड एमसीक्यू देता हूँ, आप दिमाग लगाओ, मेरे हिसाब से आप थर्ड एमसीक्यू कर नहीं पाओगे, इतना भी आपका दिमाग उतना डेवलप हुआ नहीं। नहीं नहीं, वो तो आप बोल ही नहीं सकते, कुछ नहीं है तो बोल ही नहीं सकते वो तो। वो कह रहा होगा कि उसके मार्क्स कुछ नहीं आ रहे, वो ऐसे कह रहा है कि मार्क्स कितने हैं, कह रहे कुछ नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, अगर आपने कर दिया ना, मतलब आप कर सकते हो बेटे, लाइक जज्बा है आपके अंदर। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीए तो बन के रहना ही रहना है बच्चे, आपकी लाइफ में एक ही तो अच्छा काम कर रहे हो आप जिंदगी में। ठीक है, एक्चुअल में बता रहा हूँ, आप बाकी क्या है, कुछ नहीं है, बेकार बात है बाकी सब। बहुत रिस्पेक्ट मिलती है बच्चे सीए बनने के बाद। क्या हो गया यार, मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ। नहीं सही में क्या, बहुत बड़ी बात होती है, अभी तुम लोग को कोई बताता नहीं है, पर मैं तो बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको ही सॉरी बोलना पड़ जैसे आपको बोला मैंने आपको देखा तो आपकी बातें याद आ रही जो बता देना। नहीं सही में कह रहा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, सोसाइटी बहुत रिस्पेक्ट करती सर बच्चे सर वो गार्ड बहुत बोतल मार रहा है सर वो गार्ड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अरे बोतल ही मार विंकी मैम विंकी मैम सर है। सर ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। तो याद है उसने क्या बोला था मैम ने नीचे क्या बोतल पे की थी मैम? कहाँ पे हाँ मोटे भी तो फेंके नहीं वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, क्या मैम मैसेज कर रही थी ना बच्चों को, अब लॉग इन करो स्टार्ट करो, ऑपरेशंस में तो सही से रहना पड़ता है। एक्सपेक्ट टू बी कि रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है, दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो कि रिस्पेक्ट करो, तो रिस्पेक्ट तो अपने सोसाइटी वाली मिली जाएगी आपको। है? आया आंसर इसका? क्या बात है, वेरी गुड है। ऑप्शन बी, अभी ऑप्शन बी कैसे आया था? ऑप्शन बी वेरी गुड, गलत है बेटे। दिमाग लगाओ, मतलब एक दिमाग लगाओ, अगर ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर डी, डी भी गलत है बेटे, सी भी गलत है। आप अपना लक देखो कितना खराब है आप बाकी चीजें छोड़ो, आप 4 में से 3 आंसर गलत है वो। इसलिए आप हार्ड वर्क ज्यादा करो, अब लक के भरोसे नहीं रुक सकते आप। ठीक है, 17,000 फिगर आउट करो कैसे आया, दिमाग लगाओ। ये मत कहना एक्सपेक्ट नहीं ऑप्शन ये है नहीं नहीं, आंसर करेक्ट आंसर 17,000, ठीक है ये भी करेक्ट आंसर 17 है, दिमाग लगाओ एक बार कि कैसे आ रहा है। चला क्या ही बोलूं।
समझ आया? करने का तरीका पर ये है। मतलब तेरे को आएगा ही नहीं। क्योंकि आप जब पूरा साल का टोटल कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? 10,000। सो इट्स 20% अप टू 20,000, तो 20% ही लगा टैक्स। इसका मतलब 2,000 का टैक्स। तो इफेक्टिव रेट क्या निकला लॉजिकली? 20%। और वो 20% मैंने दौड़ा दिया, तुम नेगेटिव वाले पे नेगेटिव भी हो गया वो। तो आप पहले साल में 17,000, बाकी सालों में इनकम दिखाओगे कि लॉस हो रहा है तो बेनिफिट हो रहा है। समझे? नहीं, Q1 का नहीं था इसमें। क्या था, आपको पहले एनुअली निकालना था। समझ रहे? पहले तूने एनुअली पूरा निकाला, और एनुअली के हिसाब से कितनी इनकम आई आपकी? 10,000। ठीक है। और अब 10,000 के ऊपर अगर मैं देखो बोलूं, अब इस लाइन को पढ़ना था, 20% ऑन फर्स्ट 20,000, तो 2,000 ही आएगा सीधा टैक्स। तो मेरा कंक्लूड हो गया कि मेरा टैक्स कितना आना चाहिए? 2,000। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा? फर्स्ट ईयर में 17,000 और बाकी 3 में माइनस माइनस माइनस, तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चे? 2,000 रुपए का नेगेटिव। इसको बना दीजिएगा, ये आने के बहुत चांस है। पूरा बोर्ड का कर दिया। कर सकते हैं। कंफ्यूजन ये हुई थी कि लॉस कह रहा है वो, आगे की इनकम नहीं बताएंगे, और ऐसा हो जाए तो आगे की क्वार्टर में लॉस हो, तो वो मान नहीं चल। नहीं, इसको ऐसे ही करना है। समझ आया ना? ये आ जाता है, मतलब वो चीज है। ओ माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 4, एक और चांस दूंगा बेटे, बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब तूने टैक्स दे दे कि कौन सा लेगा, तो 20%। तो 20% और 10,000, 2,000। अब तू टेक्निकली ये देख रहा है 2,000 ऑन अ टोटल इनकम ऑफ 10,000, सो इफेक्टिव रेट इज 20%। यू नॉट 20%। इफेक्टिव रेट आपका कैसे निकला मैं वो बता देता हूँ। 2,000 का टैक्स ऑन 10,000 इंटू 100, 20%। यही वाला सबसे अजीब था, बाकी तो अब इजी वाले। फोर्थ वाला देखिए बच्चों, एक एक क्लास में एक एक स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है बेटे, मजे है बेटे आप। आओ जी, आगे बढ़े। ये तो इतना बच्चों वाला है ना, अभी मैं बता आ रहा हूँ उस पर को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो कर लो यार, आ जाओ, पहले इसको कर लो फिर आ जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप रीड करिए, आंसर बताइएगा। तू 3 बता देना, सीधे वो काट दूंगा। इजी है ये वाला, प्रोविजन वाला है कि एज ऑन डेट इतनी प्रोविजन होनी चाहिए। पहले साल कितना प्रोविजन बनाया आपने? 5%। बट कितने का बनाया होगा? 10 मिलियन, कितना हो गया? 1 करोड़। 1 करोड़ का 5% बनाया, कितना हो गया 1 करोड़ का 5%? 5 लाख।
अगले क्वार्टर में कितने की सेल करी? 1.5 करोड़, करोड़ में बात कर लेते, 1.5 करोड़। एंड यू फेल्ट दैट यार प्रोविजन 10% होना चाहिए वारंटी का, तो भाई उस 1.5 करोड़ का तो 10% करेगा करेगा, पुराने का भी तो शॉर्ट चल रहा है, ठीक है। तो एक तो पहले मुझे बताओ करंट का कितने का बनाओगे? 15 लाख, और पुराने वाले का एक, हाँ, तो कितना आ जाएगा आंसर? 20 लाख आया होगा, प्लस ही तो करेगा। समझ आया कैसे आया? समझ आ गया सब बच्चों को? हाँ, क्लियर है ना? मेरे कहने का मतलब है आप क्लोजिंग प्रोविजन निकाल दो। क्लोजिंग प्रोविजन क्या होनी चाहिए? इफ आई से क्लोजिंग प्रोविजन मींस Q1 प्लस Q2 की सेल टोटल कितनी है? कितना था? 1 करोड़ और 1.5 करोड़, 2.5 करोड़। और किस रेट पे प्रोविजन होनी चाहिए? तो 25 लाख हो गया, लेकिन ऑलरेडी कितना क्रिएटेड है? 5 लाख, तो कितना बनाना पड़ेगा? 20 लाख, 2 मिलियन। क्लियर है जी? ओके। अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन बढ़िएगा, वैसे खत्म हो चुका है वैसे, ठीक है। अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, ये क्या लिख रहा है? व्हाट आर द पीरियड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन लाइट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन से बात कर रहा भाई? ये बात कर रहा है ये वाली, हाँ, ये जो मैं पूरा का पूरा, ठीक है। अगर पेपर में मतलब लिखने में डिफिकल्टी होती है, बट ऑब्वियसली आप जब देखेंगे तो उसने एग्जाम्पल ही बना दिया, लाइक एग्जाम्पल Q1 है तो इसका ये करेंगे, ठीक है। तो आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, सिनेरियो बेस्ड हो जाएगा आपका, मेरे को बस ये लिस्टेड वाला बताया था, अब इसको पढ़िए। वो ये कह रहा है कि भाई क्लॉज 41 कहता है ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट, क्या वो मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट? ठीक है, अब ये क्या डेफिनेशन क्या चीज है, मैं तो कंक्लूडिंग पॉइंट पर लाना है आपको, ठीक है। और अगर इफ इट मीट्स द डेफिनेशन तो क्या AS 25 के प्रोविजन लग रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना बच्चे? अब आइए एक बार आंसर पढ़ते हैं। मैं जो बोलूंगा उसको उस एंगल से ही पढ़ना। पहले सिर्फ इतना पढ़िएगा, वो कह रहे हैं इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की डेफिनेशन तो मीटअप नहीं करता। क्यों नहीं करता है? हमें कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है AS 25। लेकिन रिकॉर्ड कैसे करना है और मेजर कैसे करना है, वो उस लिस्टेड कंपनी को AS 25 का फॉलो करना। आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आंसर करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें ड्रिल डाउन नहीं करना है। इसके अंदर यह है कि पेपर में आपका 2-4 नंबर का आया कि क्या लिस्टेड कंपनी को AS 25 लगाना है, तो भाई बात इतनी है, AS 25 तब लगता है जब आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट की डेफिनेशन मीटअप करें। ये क्या होती है बिल्कुल नहीं जानना, वही उसी पीरियड के अंदर ही, ठीक है। इसका मतलब अगर नहीं हो रहा तो AS 25 नहीं लगेगा, पर कौन सी बातों पे बच्चे? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोज, ये वर्ड कीवर्ड्स। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS 25 विल नॉट अप्लाई टू द लिस्टेड कंपनी। यहां तक क्लियर है? हाउएवर द कंपनी हैज टू फॉलो कौन से प्रिंसिपल्स? रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल लेड डाउन इन AS 25 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ये साथ। क्या क्लियर है सब बच्चों?
तो आपका AS25 सारा का सारा डन है बच्चा। ये बहुत ही आसान स्टैंडर्ड था, ठीक है, इसको साथ साथ ही आप कर लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। ठीक है जी, ऑल क्लियर टिल है। चल तो इतना रखते हैं बच्चों, और अब मिलेंगे 10-15 मिनट बाद। 3-5 हुए, कितने बजे मिलोगे भाई? 4:30। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।